हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका तरुण डिजिटल क्लासेस में। मैं तरुण कुमार। आज जो भी स्टूडेंट इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में मतलब क्या क्लास 12 में है, उसके लिए बायोलॉजी का सिलेबस आज मैं डिस्कस करूँगा। ये सिलेबस डिस्कशन के बाद मैं हर एक चैप्टर को यहाँ पे आपको बताऊँगा, समझाऊँगा, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें किस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हर एक चीज़ मैं डिस्कस करूंगा। तो आपका एक कंप्लीट क्लास होगा बायोलॉजी की क्लास 12 का। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस है आपका। सबसे पहला चैप्टर जो है वो है आपका जीवों में जनन। ठीक है, किस तरह से रिप्रोडक्शन होते हैं जीवों में, जो एनिमल्स हैं या फिर प्लांट हैं, जो भी लिविंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन को हम पहले चैप्टर में देखेंगे। सेकेंड चैप्टर हमें पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम जानेंगे पादपों, प्लांट में। थर्ड चैप्टर हमारा मानव जनन, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। उसका जनन स्वास्थ्य क्या है वो उसको देखेंगे हम लोग फोर्थ चैप्टर में। सिमिलरली हम लोग फिफ्थ चैप्टर में देखेंगे वंशागति एवं विविधताओं के सिद्धांत। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जो भी चैप्टर अभी डिस्कस होगा, ठीक है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा आपका हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे वो एग्ज़ाम के तरीके से आप देखिए या नीट के एग्ज़ाम दीजिए, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, और जो भी इंटरमीडिएट के बोर्ड के एग्जाम में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सारे जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो सिक्स चैप्टर है हमारा वंशागति के आणविक आधार। सेवंथ है जैव विकास। एट्थ है हमारा मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में यहाँ हम जानेंगे। नाइन्थ चैप्टर है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। और 10th चैप्टर है हमारा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का क्या रोल है, क्या उसकी भूमिका है, वो सब हम लोग जानेंगे चैप्टर 10th में। सिमिलरली चैप्टर 11 आप देख सकते हैं। चैप्टर 11 जो है वो है जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, के सिद्धांत एवं प्रक्रम। और 12 चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग, जीव और समशिष्टियाँ। और 14 नेक्स्ट चैप्टर हमारा 14 चैप्टर है वो है पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र, इकोसिस्टम किस तरह से सब चीज़ डिफाइन करता है, किस तरह से पूरे क्रियाकलाप को, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लिविंग बॉडी को और ह्यूमन को स्पेशली किस तरह से प्रभावित करता है, वो इस चैप्टर में हम देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र में, जिसे बोलते हैं इकोसिस्टम। और 15 चैप्टर है जैव विविधता एवं संरक्षण। और 16 चैप्टर है पर्यावरण या मुद्दे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। हेलो स्टूडेंट, तो देखते हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो आपका क्लास 12 है, क्लास 12 के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट देखते हैं, जिसका नाम है जीवों में जनन। जो पहला चैप्टर है वो रिप्रोडक्शन चैप्टर है। लिविंग में किस तरह से रिप्रोडक्शन होते हैं और किस तरह से उसमें एक नए संतान की उत्पत्ति होती है, चाहे वो पादप हो या फिर जंतु हो। चलिए देखते हैं पहले इंट्रोडक्शन क्या है इसका। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति आज से लगभग 4000 से 4200 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। आप कल्पना कर सकते हैं ये कितना दिन पहले जीवन की उत्पत्ति इस पृथ्वी पर हुई है। जीवन की उत्पत्ति आदि सागर में सर्वप्रथम देखी गई। इसका मतलब सागर में बहुत सारे जीव जंतुओं का प्रवास है, मतलब वहाँ से उत्पत्ति के सर्वप्रथम लक्षण देखे गए हैं। उस समय से अब तक के अनेक किस्मों के जंतु तथा पौधों को हम जानते हैं। वर्तमान पृथ्वी पर वास करने वाले जीवों की कुल संख्या तो हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं, लेकिन विज्ञानों का अनुमान है कि पृथ्वी में जीवों की वास्तविक किस्में लगभग 3 करोड़ है। आप इमेजिन कर सकते हैं कितने ज़्यादा संख्या में जो लिविंग बॉडी हैं, जो सजीव हैं, जो जीव हैं, वो उपस्थित है इस पूरे पृथ्वी पर। ये सभी किस्में एक दूसरे से संरचना, स्वभाव एवं कार्यकी में भिन्न है। मतलब क्या, हर एक जीव का अपना एक अलग संरचना है, एक अलग स्वभाव है और अलग कार्य करने की उनकी तरीके और क्षमता है। परंतु इन सभी जीवों में कुछ समानताएं भी है। मतलब जब लिविंग बॉडी है तो कुछ ना कुछ समानताएं तो होगी, और उस
क्या समानताएं हैं वो देखिए। क्या समानता, कुछ ना कुछ समानताएं तो हैं। वो समानताएं क्या है? ए में आप देखते हैं जीवों का शरीर कोशिका से निर्मित है। सबसे फंडामेंटल बातें हैं ये, सबसे इम्पोर्टेंट बातें भी है। जीव जो है वो कोशिका से बना होता है, ए पर। दूसरी समानता क्या है? सभी जीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सही बात है, यदि जीना है तो उन्हें एनर्जी चाहिए ही चाहिए, ऊर्जा चाहिए। सी, इनमें से वंशागति के लिए अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। मतलब अपने वंश को बढ़ाने के लिए इसमें क्या पाए जाते हैं? अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, और वही अनुवांशिक पदार्थ आगे की पीढ़ी को बढ़ाता है। डी में वृद्धि का गुण, और सी पॉइंट है, और लास्ट पॉइंट ई पॉइंट है, वो क्या है? वो है जनन का गुण, अर्थात अपने जीवन काल में व्यतीत होने से पहले अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता। मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो अब ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट ही है कि जनन का गुण अर्थात अपने जीवन काल में व्यतीत होने से पहले अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं। तो ये 5 पॉइंट है, ABCDE, और ये पांचों पॉइंट एक की सभी सजीव में कॉमन होते हैं, जो सभी सजीव में कॉमन रूप से पाए जाते हैं। तो इसे आपको ध्यान रखना है कि क्या समानताएं हैं सभी जीवों को लेकर। जीवन अवधि क्या है, इसे किस तरह से बायोलॉजी के टर्म में कैसे डिफाइन करते हैं वो देखिए। किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को उस जीव का जीवन अवधि कहते हैं। तो ये यहाँ पर परिभाषा दिया गया, और बहुत सिंपल शब्दों में ये बात रखी गई है कि लाइफ स्पेन क्या है, जीवन अवधि क्या है। मतलब जब से वो जन्म लेता है मृत्यु तक के पूरे समय को हम क्या कहते हैं? जीवन अवधि करते हैं। प्रत्येक जीवों का जीवन काल भिन्न भिन्न होता है, और ये सही बात है कि अलग अलग जीवों के जो जीवन काल होंगे और जीवन अवधि जो होगी, लाइफ स्पेन जो होगा वो अलग होगा। कुछ सूक्ष्म जीवों की जीवन अवधि कुछ मिनटों से कुछ घंटों तक की होती है। कुछ जीव कई सौ वर्षों से कई हजार वर्षों तक जीवित रहते हैं। कुछ जीवों की जीवन अवधि को सारणी रूप से दिखाया गया है। मतलब एक टेबल दिया गया है, चलिए देखते हैं उस टेबल में कि किन जीवों का एक जीव है और उसके जीवन अवधि क्या है, वो हम लोग 1 बाय 1 चलिए चेक करते हैं क्या है ये पूरा का पूरा जीवन अवधि। तो स्टूडेंट यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास 2 कॉलम बने हुए हैं, और वहाँ लिखा है क्लियर जीव और जीवन अवधि। नीचे तालिका में कुछ जीवों की जीवन अवधि को दर्शाया गया है। नंबर 1 देखिए आप, सबसे पहला जीव क्या है? सबसे जो पहला जीव है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सूक्ष्म जीवें जो एक सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ सूक्ष्म में जो कुछ मिनट से कुछ घंटे तक जीते हैं। 2 में फ्लाई है, 1 दिनों का इनका जीवन अवधि होता है। सिकाड़ा 1 दिन का जीवन अवधि होता है। कुछ खरपतवार 3 हफ्ता के लिए जीते हैं, और इसी तरह से है तितली, गेहूं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा क्लियर यहाँ पर मेंशन क्या है। तितली का जीवन अवधि कितने होते हैं? 1 से 2 सप्ताह। गेहूं या जौ का होता है 5 से 6 माह। घरेलू मक्खी 6 माह। मूली चुकंदर 1.5 साल से 2 साल। चूहा 3 साल। मेढक 9 साल, और हंस 12 साल। तो इस तरह से यहाँ पर जीवन अवधि को आप देख सकते हैं। कौवा का, मरमर पक्षी का, बंदर, गाय, नाग, भेड़। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से सबका जीवन अवधि दिया गया है। तो कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जीवन अवधि को लेकर के। किसी एक जीव का आपको नाम दे देगा और बोला जाएगा कि इसके जीवन अवधि क्या है। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ तक काफ़ी लंबा लिस्ट है यहाँ पर। तो कुछ जो सबसे अधिक जीवन अवधि वाले जीव है उसके बारे में देखते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ ऐसे भी जीवन अवधि, जैसे कि सफ़ेद ओक वृक्ष जो 500 वर्षों का उनका लाइफ स्पेन जीवन अवधि होता है। पीपल के वृक्ष का जो जीवन अवधि है वो भी यहाँ आप देख सकते हैं, वो है हमारा 2000 से 4000 वर्ष। सिकोया का जो वृक्ष है वो 3000 वर्ष से 4000 वर्ष।
और लाड़िया वृक्ष का जीवन अवधि 11,300 वर्ष तक ये जी सकता है। जीवन अवधि सबसे ज़्यादा किसका है? लाड़िया वृक्ष का। यदि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं तो आपको ये सब चीज़ ध्यान रखना है कि सबसे अधिक जीवन अवधि वाले कौन से जीव हैं। तो आपको ये ऑप्शन दिया आता है, उस ऑप्शन को कंपेयर करके आप देख सकते हैं और वहाँ पे आंसर कर सकते हैं। अब है जीवों की जीवन अवधि चाहे जो भी हो, उनके जीवन का अंत मृत्यु ही है। प्रत्येक जीव जब अपनी जीवन अवधि पूर्ण कर लेता है तब तक प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कोई भी जीव अमर नहीं है सिवाय एक कोशिकीय जीवों के, जैसे अमीबा, जीवाणु। अतः सृष्टि में जन्म एवं मृत्यु का क्रम निरंतर चलता रहता है। विभिन्न प्रकार के प्रयोगों को से यह सिद्ध हो चुका है कि जीव की उत्पत्ति जीवों से ही होती है। इसमें प्रजनन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब क्या? कोई भी जीव उत्पत्ति करने के लिए प्रजनन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जहाँ से एक नए जीव बनते हैं और वो जो जीव है वो जीव अपने तरह के संतान को ही उत्पत्ति देंगे, जन्म देंगे। यहाँ आप जीवन अवधि डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। कुछ कुछ फिगर दिए, जैसे घोड़ा का 50 वर्ष है, हाथी का 65, कुत्ता का 25 वर्ष है, इसी तरह से गाय का 26 वर्ष, कौवा का 15, गुलाब का 10 वर्ष है, और आप केचुआ देखिए 200 वर्ष, तोता 140 वर्ष, तितली 102 सप्ताह, और यहाँ पर और भी केला 25 वर्ष, बरगद 200 वर्ष। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रजनन, रिप्रोडक्शन। प्रजनन क्या है और ये क्यों जरूरी है, और ये प्रजनन किस प्रकार के प्रोसेस से होता है, किस प्रकार के प्रोसेस से गुजरता है, उसमें सब कुछ हम लोग यहाँ देखेंगे। तो देखते हैं हम प्रजनन का परिभाषा किस तरह से डिफाइन किया गया है। वो ये है, प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है। प्रजनन जीवों में पाए जाने वाली वह क्षमता है जिससे वे अपने ही समान नए जीव को जन्म देता है। तो ये बात मैंने पहले भी बोला कि अपने ही तरह के नए जीव को वो जन्म देता है। संतति के जन्म के बाद उसमें वृद्धि होती है और परिपक्व होने के बाद वो एक नई संतति को जन्म देता है। यह कर्म एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है। इस चक्र में जन्म, वृद्धि और मृत्यु सम्मिलित है। मतलब क्या? एक जीव दूसरे जीव को जन्म देगा, वो दूसरे जीव जो बड़ा होता है फिर मैच्योर होता है, मैच्योर होने के फिर से एक नए जीव की उत्पत्ति करता है, और यही कर्म चलता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी, और जो कि जिसमें कि एक चक्र बनता है, जन्म मृत्यु, जन्म वृद्धि और मृत्यु, और ये चक्र लाइफ टाइम चलता रहता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। तो ये ही यहाँ से हम देख सकते हैं किस तरह से डिफाइन किया गया है प्रजनन को। प्रजनन के प्रकार, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, प्राणियों की संरचना, कार्य की एवं निवास स्थानों में विशाल स्तरीय विविधता होने के कारण प्रजनन प्रक्रिया दो प्रकार के होते हैं। मतलब जो प्रजनन की प्रक्रिया है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, वो दो प्रकार के बेसिकली होते हैं। वो क्या है दो प्रकार, वो देखिए। सबसे पहला प्रकार है अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब लैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या है, चलिए उस पर भी हम लोग बात करते हैं। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रजनन की वह विधि है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अलैंगिक जनन जो दो प्रकार है, अलैंगिक और लैंगिक। यहाँ वर्ड को आप देखिए, वर्ड को देखने से भी आपको कुछ समझ में आना चाहिए। अलैंगिक जनन, प्रजनन की वह विधि जिसमें दो जीव अथवा जनन कोशिकाएं का संयोग या मिलन हुए बिना ही जीव की उत्पत्ति समान जीवों को उत्पन्न करता है, अलैंगिक जनन कहलाती है। मतलब क्या? अलैंगिक जनन जहाँ जो लिंग होते हैं, जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, वो दो के मिलन के बिना भी, मतलब दो जो सेक्सुअल ऑर्गन रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं उनके बिना संयोग के भी नए जीवों की उत्पत्ति होती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जहाँ पर सेक्सुअल सेल
सेक्सुअल ऑर्गन, 2 सेक्सुअल ऑर्गन कांटेक्ट में नहीं आए तो फिर भी अकेले भी प्रजनन की प्रक्रिया होती है यहाँ पर। इसे कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो किस तरह के जीव में होता है वो देखते हैं। यह प्रजनन केवल निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। इस प्रकार के उत्पन्न संतानों आकारिकी के रूप में एवं अनुवांशिक के रूप में मातृत्व जीव के समानता प्रदर्शित करती है। इन्हें क्लोन कहते हैं। प्रत्येक वेस्टी अथवा क्लोन को रेमेट कहा जाता है। मतलब इससे जो भी अलैंगिक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी जीव उत्पन्न होते हैं, ध्यान रखिएगा, उन्हें क्लोन कहते हैं, क्योंकि क्लोन का मतलब होता है एकदम हूबहू सेम टू सेम, एक टू कॉपी की तरह, तो उसे क्लोन कहते हैं। प्रत्येक व्यष्टि अथवा क्लोन को हम लोग क्या कहते हैं? रेमेट कहते हैं। रेमेट क्या है? रेमेट एक जीव है जो कि असेक्सुअल मतलब अलैंगिक जनन की प्रक्रिया से बनता है। मतलब अलैंगिक प्रक्रिया से जो भी जीव की उत्पत्ति होगी उसे क्लोन या रेमेट कहते हैं। अलैंगिक प्रजनन की विशेषताएं, क्या विशेषता है उनको भी देखते हैं हम लोग। यह एक जनकीय होती है। इनमें युग्मकों की संलयन नहीं होती है, मतलब किसी तरह का इसमें फ्यूजन नहीं होता है। इसमें बस एक ही जीव काफी है नए जीव की उत्पत्ति के लिए, अपने ऐसे संतान को उत्पत्ति करने के लिए। इसलिए यहाँ पर किसी भी तरह का सेक्सुअल, 2 अलग अलग सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल का संयोग नहीं होता है। थर्ड है अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता है और सभी विभाजन समसूत्रीय होता है। मतलब जो सेल है उसका अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता है, ये पूरे के पूरे सेल यहाँ पर समसूत्रीय होता है, उसी से ये यहाँ पर नए जीवों की उत्पत्ति होती है। ये अर्धसूत्रीय क्या है और समसूत्रीय क्या है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। यह गुणक की वृद्धि तीव्र होती है। मतलब यहाँ पर जो सेल बनेंगे बॉडी में, जो नए जीव जो उत्पत्ति होगा, नया जो जीव उत्पन्न लेगा, उसमें जो वृद्धि की दर होती है काफ़ी तेज होती है। यह गुणन की तीव्र विधि है। 5वां पॉइंट है अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतति आकार, रचना और अन्य लक्षणों में अपने जनक के समान होती है। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए, अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतति मतलब नए संतान का आकार, संरचना और अन्य लक्षण अपने जनक के समान होती है। मतलब जो भी उनके पेरेंट्स होंगे तो उनका और उनके जो न्यू बेबी बॉर्न होगा वो सेम टू सेम होता है वहाँ पर, और वहाँ थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं पाया जाता है। अपनी तरह का ही संतान को वो क्या करें, जन्म देगा, और इसलिए भी हम लोग उसे क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं, रेमेट बोलते हैं। अलैंगिक जनन के प्रकार क्या है वो देखिए, प्रकार में क्या क्या है वो हम लोग आज थोड़ा बात कर लेते हैं। प्रकार है विखंडन, उसके बाद मुकुलन, बीजाणु निर्माण, खंडन, पुनर्उद्भवन, कायिकी जनन। ये प्रकार हैं अलैंगिक जनन के, जिसमें हम लोग 1 बाय 1 ये देखेंगे कि विखंडन विधि क्या है। उस तरह से जो भी 6 पार्ट है, जो भी 6 टॉपिक है, उनको हम लोग जो भी इनके प्रकार है उन्हें हम विस्तार से देखेंगे और उस पर हम चर्चा करेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए गुड बाय। और यदि किन्हीं को नोट्स बनाना हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि सर मुझे इसका PDF फाइल चाहिए। तो मेरे पास जो PDF फाइल है वो मैं आपको वो दूंगा, आप वहाँ से नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो पहले आप लेक्चर को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको PDF फाइल भेजूंगा, आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं।